अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर बात करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बातें की हैं। आज मैं उनके लिए एक वीडियो भी लगाऊंगी, ऑडियो वीडियो, और दूसरा ये बातें बताऊंगी आपको कि उनके बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ ही राय रही है। कुछ लोगों का कहना था कि भाई भुट्टो बहुत गरूर और घमंडी थे, इसलिए उनका गरूर और घमंड उनको ले डूबा। कुछ लोगों की राय ये थी उनके बारे में कि गलतियां इंसानों से होती हैं, लेकिन उनका जो ये अंजाम हुआ वो इनकी कुरान पाक से दूरी की वजह थी। मतलब जितने लोग इतनी ही बातें होती हैं, तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ मौक़ात में भुट्टो साहब के बारे में ये राय कायम की है। अब आज आप ये ऑडियो देखकर अपनी राय का इजहार करें कि आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं। बस अब वो हमारी साथ नहीं रहते, इस दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दराजात बुलंद करे। बस मैं तो ये एक छोटी सी काविश आपके सामने पेश कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जैसे ही सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाला, उन्होंने सदर याहिया खान को उनके मकान में नजरबंद कर दिया और जनरल गुल हसन से फौज की क़यादत संभालने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने बरी फौज, बहरिया और फजाइया के 44 सीनियर अफसरान को ये कहते हुए बर्खास्त कर दिया कि वो मोटे हो गए हैं और उनका पेट बाहर आ गया है। मशरकी पाकिस्तान में शिकस्त पाकिस्तानी फौज को बैकफुट पर ले आई थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसका भरपूर फायदा उठाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो कौन सी गलतियां हैं जो फौजी बगावत की बुनियाद बनी। आप सुन रहे हैं BBC उर्दू की ऑडियो स्टोरी और मैं हूं साद सुहेल। कुछ ही दिनों के बाद जनरल गुल हसन भी उनके दिल से उतर गए और उन्हें एक ऐसे चीफ की जरूरत पड़ गई जो आंखें बंद करके उनके हर हुक्म को बजा लाए। ओवन बेनेट जोन्स ने अपनी किताब द भुट्टो डायनेस्टी स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान में लिखा है कि भुट्टो ने गुल हसन को बर्खास्त करने का हुक्म अपने स्टेनोग्राफर के बजाय अपने एक सीनियर साथी से टाइप करवाया। जनरल गुल हसन की बर्खास्तगी के हुक्म के बाद उन्होंने अपने काबिल एतमाद साथी गुलाम मुस्तफा खर से जनरल गुल हसन के साथ लाहौर जाने को कहा, ताकि गुल हसन से उस वक्त तक कोई राब्ता न हो जब तक कि उनके जानशीन की तकर्री का हुक्म जारी न हो जाए। इस फैसले की मुखालफत करने वाले मुमकिन अहदेदारों को एक फर्जी इजलास के लिए तलब किया गया और उन्हें इस वक्त तक वहां रखा गया जब तक कि गुल हसन का इस्तीफा नहीं ले लिया गया। रेडियो और टीवी स्टेशंस पर पुलिस तैनात कर दी गई और पीपल्स पार्टी ने रावलपिंडी में एक अवामी जलसा इस मकसद के साथ मुनक्किद किया कि कहीं सदर भुट्टो को इस मामले में अवामी हिमायत की जरूरत न पड़ जाए। गुल हसन के बाद भुट्टो ने अपने काबिल एतमाद जनरल टिक्का खान को पाकिस्तानी फौज का सरबराह मुकर्रर किया। कुछ ही महीनों में भुट्टो का तकब्बुर इतना बढ़ गया कि उन्होंने पार्टी के सीनियर साथियों की भी तौहीन शुरू कर दी। भुट्टो की सवाने उम्री जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में स्टैनली वुलपर्ट ने लिखा कि 2 जुलाई 1974 को भुट्टो ने सदारती अमूर के वजीर जलालुद्दीन अब्दुल रहीम या जे रहीम और मुतअद्दिद सीनियर साथियों को इशाइये पर मदऊ किया। इशाइये का वक्त 8 बजे था, लेकिन मेजबान भुट्टो खुद वहां नहीं पहुंचे। जब रात के 12 बज गए तो रहीम ने अपना ग्लास मेज पर रखा और चीख कर कहा, तुम सब चमचे जब तक चाहो उस वक्त तक लाड़काना के महाराज का इंतजार करो, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। जब भुट्टो ज़ियाफत पर पहुंचे तो हफीज पीरजादा ने उन्हें रहीम के सलूक के बारे में बताया। देर रात गए वजीर आजम की सिक्योरिटी के सरबराह ने रहीम के घर जाकर उन्हें इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। जब रहीम के बेटे सिकंदर ने इस मामले में मुदाखलत करने की कोशिश की तो उसे भी मारा पीटा गया। जब टिक्का खान की मुद्दत मुलाजमत खत्म हुई तो उन्होंने भुट्टो को अपने जानशीन के लिए मुमकिन 7 लोगों की फहरिस्त भिजवाई। इसमें उन्होंने दानिस्ता तौर पर जनरल ज़ियाउल हक का नाम नहीं रखा, क्योंकि उन्हें हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर तरक्की दी गई थी, लेकिन भुट्टो ने उन्हीं के नाम पर मोहर जब्त की। शायद उसकी वजह यह थी कि ज़िया ने भुट्टो की चापलूसी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ओवन बेनेट जोन्स लिखते हैं कि कई बार जनरल ज़िया ने अपने मुल्क और फौज की खिदमात के बदले भुट्टो को तलवार पेश की। एक बार उन्होंने भुट्टो को न सिर्फ आर्मर्ड कोर का तनख्वाह न लेने वाला चीफ कमांडर करार दिया, बल्कि उनके लिए फौज की मखसूस वर्दी भी सिलवाई। भुट्टो की सवाने उम्री में स्टैनली वुलपर्ट लिखते हैं कि ज़िया ने कभी ये तासुर नहीं दिया कि वो कोई फौजी बगावत कर सकते हैं। भुट्टो ने उन्हें कभी संजीदगी से नहीं लिया। वो अक्सर
उनके दांतों का मजाक उड़ाते थे। उनके बारे में एक कहानी मशहूर थी कि एक बार ज़िया सिगरेट पी रहे थे। इसी वक्त भुट्टो कमरे में दाखिल हुए। इस खौफ से कि भुट्टो को अपने सामने सिगरेट पीते देखकर बुरा न लगे, उन्होंने फौरन जलती सिगरेट अपनी जेब में डाल ली। थोड़ी देर बाद कमरे में कपड़े जलने की बू फैल गई। जुल्फिकार अली भुट्टो ने सोचा कि जो शख्स उनसे इस कदर डरता हो वो उनके खिलाफ कैसे बगावत कर सकता है। इसी दौरान भुट्टो हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहिरे शुरू हो गए। भुट्टो की बेहतरीन काविशों के बावजूद अमन व अमान बहाल होता नजर नहीं आ रहा था। लाहौर में 3 ब्रिगेडियर्स ने लोगों पर फायरिंग से इनकार कर दिया। एक जगह फौजियों ने गोली चलाने के हुक्म की तामील की, लेकिन उन्होंने हुजूम के सर से ऊपर फायरिंग की। ओवन बेनेट जोन्स लिखते हैं कि भुट्टो की सबसे बड़ी गलती अपने मुखालिफिन से मुज़ाकरात में आर्मी कोर कमांडरों को शामिल करना थी। वो लिखते हैं कि भुट्टो के नुक्ता नजर से वो फौज को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फौजी अफसरान ने उन्हें दूसरी नजर से देखा। उनके ख्याल में भुट्टो के इस इक़दाम से जाहिर हुआ कि वो कमजोर हैं और हुकूमत चलाने की पोजीशन में नहीं हैं। तमाम तर मुखालफत के बावजूद भुट्टो ने 7 मार्च सन 1977 को आम इंतखाबात करवाए। आने वाले इंतखाबी नताइज पर आम पाकिस्तानियों ने यकीन नहीं किया। भुट्टो की पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की 200 में से 155 नशिस्तें मिली, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ पीपल्स नेशनल अलायंस को इस कदर तशहीर के बावजूद सिर्फ 36 नशिस्तें मिली। सन 1970 के इंतखाबात में जब पीपल्स पार्टी अपनी मकबूलियत के अरूज पर थी, उस वक्त इसे सिर्फ 39% वोट मिले थे, जबकि इस इंतखाबात में उनका वोट 55% हो गया था। भुट्टो के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी इंतखाबी मुहिम के बावजूद उन्हें सिर्फ 39% वोट मिले। इंतखाबात के बाद के माहौल का जिक्र करते हुए कौसर न्याजी अपनी किताब लॉस्ट डेज ऑफ प्रीमियर भुट्टो में लिखते हैं कि वजीर आजम की रिहाइशगाह पर हफीज पीरजादा, रफी रजा और अपने 2 दोस्तों के साथ भुट्टो बैठे थे। पीरजादा की तरफ देखकर उन्होंने पूछा कि हफीज कितनी नशिस्तों पर धांधली हुई होगी। उनका जवाब था, सर 30 या 40 पर। भुट्टो ने कहा कि क्या हम ऑपोजिशन से इन नशिस्तों पर दोबारा इंतखाब लड़ने के लिए नहीं कह सकते? हम इन सीटों पर उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। भुट्टो चाहते थे कि वो लाड़काना से बिला मुकाबला मुंतखब हों, जबकि उनके मुशीर रफी रजा इसके सख्त खिलाफ थे। भुट्टो के खिलाफ लड़ने वाले PNA उम्मीदवार को एक और सीट लड़ने की पेशकश की गई थी और उन्हें यह भी बताया गया था कि वो बिला मुकाबला जीत जाएंगे। उन्होंने इस पेशकश को कबूल नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि उन्हें अगवा कर लिया गया ताकि वो अपने कागजात नामजदगी नहीं भर सकें। ओवन बेनेट जोन्स लिखते हैं कि हफीज पीरजादा ने उन्हें बताया था कि इंतखाबात में गड़बड़ इस वाकये से शुरू हुई थी। भुट्टो को देखकर पीपल्स पार्टी के 18 उम्मीदवारों ने भी ये यकीन दहानी चाही थी कि कोई भी उम्मीदवार उनके खिलाफ न खड़ा हो। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी खालिद हसन ने अपनी किताब रियरव्यू मिरर 4 मेमोआर्स में लिखा कि भुट्टो के एक मुशीर राजा अनवर ने फौजी बगावत से जरा कबल भुट्टो और जनरल टिक्का खान के माबैन एक मुलाकात देखी थी। भुट्टो ने टिक्का खान से कहा कि जनरल, आपको याद है कि आपने ज़िया को आर्मी चीफ बनाने की मुखालफत की थी? अब आपको एतराफ़ करना पड़ेगा कि मैंने सही फैसला किया था। अगर कोई दूसरा आर्मी चीफ होता तो वो अमनो अमान का बहाना बनाकर अब तक ये इक़्तिदार संभाल चुका होता। 7 घंटे बाद ज़िया ने भी वही किया। गिरफ्तारी के बाद भुट्टो पर अपने सियासी हरीफ मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल का इल्जाम आयद किया गया। सरकारी गवाह महमूद मसूद ने गवाही दी कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन्हें कसूरी के कत्ल का हुक्म दिया था। विक्टोरिया स्कोफील्ड अपनी किताब भुट्टो ट्रायल्स एंड एग्जीक्यूशन में लिखती हैं कि मौलवी मुश्ताक हुसैन 5 जजों की बेंच के सरबराह थे। भुट्टो के साथ पुरानी दुश्मनी थी। जब भुट्टो इक़्तिदार में थे तो उन्होंने 2 बार जूनियर जजों को उनसे पहले प्रमोट किया था। समाअत के दौरान जब भुट्टो ने अदालत में खुसूसी तौर पर तामीर शुदा कटहरे में बैठे जाने के हुक्म पर बरहमी का इजहार किया तो मुश्ताक हुसैन ने तंजिया लहजे में कहा, हमें मालूम है कि आप आराम तलब जिंदगी गुजारने के आदी रहे हैं। इसका ख्याल करते हुए हमने कटहरे में आपके लिए कुर्सी का बंदोबस्त किया है, वरना आपको आम मुजरिमों की तरह बेंच पर ही बैठाया जाता। मुश्ताक ने भुट्टो को सजाए मौत सुना दी। आप आराम तलब जिंदगी गुजारने के आदी रहे हैं। इसका ख्याल करते हुए हमने कटहरे में आपके लिए कुर्सी का बंदोबस्त किया है, वरना आपको आम मुजरिमों की तरह बेंच पर ही बैठाया जाता। मुश्ताक ने भुट्टो को सजाए मौत सुना दी। भुट्टो ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। फरवरी सन 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर 4-3 के फर्क से मोहर लगा दी।
ओवन बेनेट जोन्स लिखते हैं कि इससे पहले कभी भी कत्ल की साजिश के मुकदमे में मौत की सजा नहीं सुनाई गई थी और न ही अदालत उज़्मा के जजेस मुजरिम की सजा और जुर्म के बारे में मुत्तफिक थे। इस सजा पर ये भी सवालात उठे कि मुल्जिम को उस वक्त भी कत्ल का मुजरिम ठहराया गया था, हालांकि वो जाए वकुआ पर मौजूद भी नहीं था। भुट्टो ने फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त भी दायर की, लेकिन इस बुनियाद पर इसे मुस्तरद कर दिया गया कि उसमें ये बहस नहीं की गई कि पिछले 2 मरहले के फैसले में कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। रूस के सदर ब्रेज़नेव, चीन के सरबराह हुआ गुइफेंग और सऊदी अरब के शाह खालिद समेत दुनिया भर के मुतादिद रहनुमाओं ने भुट्टो की सजा को माफ करने की अपील की। बरतानिया के वजीर आजम जनरल ज़िया को 3 खत लिखे, जिसमें एक खत के आखिर में उन्होंने लिखा, बतौर फौजी आपको एक पुरानी बात याद होगी कि मैदान जंग में तो घास बहुत जल्दी आग पकड़ती है, लेकिन तख्तादार पर कभी नहीं। लेकिन ज़िया ने भुट्टो को फांसी देने का इरादा कर लिया था। आखिर में मामला रहम की दरख्वास्त तक पहुंचा। पाकिस्तान में ये जरूरी नहीं कि मुजरिम या उसके अहले खाना की तरफ से सदर के पास रहम की इल्तिजा की जाए, लेकिन फिर भी इस ख्याल के तहत कि कहीं ज़िया ये बहाना बनाकर भुट्टो को फांसी न दे दें कि उनके अहले खाना ने उनके लिए कुछ नहीं किया, भुट्टो की एक बहन शहरबानो इम्तियाज की जानिब से रहम की अपील की गई। 1 अप्रैल सन 1979 को शाम को जनरल ज़िया ने सुर्ख रोशनाई में 3 अल्फाज लिखे, पिटिशन इज रिजेक्टेड, यानी अपील मुस्तरद की जाती है।